बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। आप देख रहे हैं K2 से रिदा इमरान के साथ आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे। इतना तो याद हो गया होगा। और आपसे हम गपशप लगाते हैं 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। कोशिश करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ इतना अच्छा कर दें कि पूरा हफ्ता जो है आप इसको एंजॉय करें। अच्छी यादों का होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छी यादें हों तो जब आपके पास कुछ भी ना हो तब इन अच्छी यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को इतना हसीन बना लें कि जब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप अपने करियर में चले जाते हैं, लाइफ आगे बढ़ जाती है, तो आपके पास एक यादों का ख़जाना हो और आप ही कभी बोर ना हो। और फिर आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को और अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी बताएं, अल्लाह करे। तो इस खजाने को आज हम बढ़ाएंगे, बहुत सी बातें आपसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि हाँ, नंबर बता दूं 410-2251। एक थोड़ा सा आपको मैं हाईलाइट देती जाऊं कि आज के प्रोग्राम में क्या कुछ है। इससे पहले कि हम बातों का आगाज़ करें, आप देख रहे हैं कि आज बड़ा हसीन हमारा स्टूडियो है, रंग है, आर्ट गैलरी है। एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट से मैंने आपको मिलाना है, बड़ी मसरूफ़ होती हैं, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। मैंने कहा प्लीज़ मैम आ जाइए, मकबूल हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, दिल से काम करें, इतनी सीधी तब से काम कर रही हैं। तो मैंने कहा अब टाइम निकाल लीजिए, इससे पहले कि आपको जो है ना हम ढूंढ के बिल्कुल ही आउट ऑफ जोन हो जाएं, आप हमारे प्रोग्राम में आइए। तो आज रौनक बढ़ाई है उन्होंने, ये सारी पेंटिंग्स उनकी पड़ी हुई हैं, उनसे हम बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे। कुछ टोटके हैं आपसे हमने शेयर करने। लास्ट टाइम हमें कॉल आई थी एक ऐसी हमारी कॉलर की जिन्होंने कहा था कि जी बाल बहुत गिर रहे हैं, तो मौसम की वजह भी हो सकती है, उससे भी डिटेल में आपसे बात करूँगी। और वो तमाम लोग जो कि साइबर की दुनिया से वाबस्ता हैं, आज उनके लिए प्रोग्राम डेडिकेटेड है, बिकॉज हमने बात करनी है साइबर क्राइम के हवाले से, साइबर की जो यूटिलिटी है उसके हवाले से, सोशल मीडिया की बात हमने करनी है। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, लेकिन आपके लिए कॉल्स भी हैं। वो जब तक नहीं होती तो मज़ा ही नहीं आता प्रोग्राम करने का। अच्छा जी, तो मैं ज़रा फूलों के दरमियान जाके बैठ के आपसे बात करूँगी ऐसे करके। मंडे और ट्यूसडे को आप देखते हैं प्रोग्राम मेरे साथ, और फिर उसके बाद आती है मिशी खान, वो अपने स्टाइल में प्रोग्राम लेकर आती हैं, आप उनके साथ दिन स्पेंड करते हैं। फिर हमारे पास कुछ डाउन द मेमोरी लेन के हिसाब से एक दिन डेडिकेटेड है। और पाकिस्तान का वाहिद चैनल है K2 TV, जो कि बच्चों के हवाले से एक मॉर्निंग शो करता है। परवीन उसको होस्ट करती हैं, मुदस्सिर है, नौशीन है, ये वो तमाम लोग हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगी जो इस मॉर्निंग शो का हिस्सा हैं, जो आपकी फैमिली का हिस्सा है। सुबह सुबह आते हैं, अपने घर को छोड़ के नाश्ता यहाँ पे करते हैं आगे, क्योंकि हमारी एक फैमिली बन जाती है और आप इस फैमिली का हिस्सा हैं। फैमिली वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी, कल उसके हवाले से हमने प्रोग्राम किया, आपसे बातें की, आपने इसको पसंद किया। हम कोशिश करते हैं K2 की ये, बल्कि खैबर TV की रिवायत है कि हम अपनी इक़दार को नहीं भूलते, अपने वैल्यूज़ को नहीं भूलते। तो कोशिश करते हैं हम कि हम इन वैल्यूज़ को आगे लेके चलें। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगी कि मैं अपनी मेहमान से आपको मिला लूँ। आर्ट की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो चमकता हुआ सितारा है, एक ऐसा नाम है जो कि अपने साथ रंग लेके फिरता है। आ गई मेरी मेहमान। हाँ जी, चल पड़ी है वहाँ से आ रही। ओ, ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। ठीक हो? रास्ता मुश्किल तो नहीं था? नहीं, इजीली आ गई जी। अच्छा जी, ये मेरे साथ जो बच्ची खड़ी है ना, ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, इनका नाम है ज़हरा ज़ुबैर। सही बताया मैंने? जी। एंड शी इज ओनली 10 years old। तो ये जितना आप काम देख रहे हैं ये इस बच्ची ने किया है, तो आप कह सकते हैं कि ये कोई छोटी सी बच्ची ने काम किया है। आर यू श्योर यू 10 years old? यस। पक्की बात है? जी। आईडी कार्ड तो नहीं बना हुआ? आओ बेटा बैठो। तो बेसिकली आज हम सेगमेंट करते हैं K2 हुनर, जिसमें आपको मिलाते हैं ऐसे हुनरमंद अफराद से जिनका टैलेंट जो है वो फूट के सामने आ रहा होता है। हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ज़हरा की अम्मी ने मुझसे कांटेक्ट किया, और जब उन्होंने मुझे पेंटिंग्स भेजी, अम्मी का क्या नाम है? आयशा ने पेंटिंग्स भेजी, तो मैंने कहा है ये किसने बनाई है? तो मैंने फिर अपनी फैमिली को दिखाई। मैंने कहा अरे शो की 10 साल की बच्ची ने बनाई है, हो सकता है। तो ज़हरा कमाल कर दिया भाई आपने। ये कब से कर रही हो पेंटिंग? मैं जब बचपन से ना छोटी थी कहना। ना, अच्छा, जी, जब मैं छोटी थी ना तो मैं ड्राइंग्स करती थी, तो मेरी मामा ने कहा हर बच्चा इस तरह की ड्राइंग्स तो नहीं कर सकता। हाँ। तो फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई थी, उन्होंने फिर मुझे सिद्धूज आर्ट गैलरी में एडमिशन करवाया था, ताकि मेरी ग्रूमिंग हो। बिल्कुल। बहरिया आती थी, यहाँ पिंडी आती थी, वहाँ से करती थी? इस्लामाबाद से? मैं बहरिया से। यस, क्योंकि मैंने वहाँ से कुछ सीखा हुआ है। अच्छा, कितना अर्सा लगा आपको सीखने में? अभी तो सीख रही होगी ना? जी, सीख रही हूँ। ओके।
तो कितना टाइम लगा आपको इनिशियल क्लासेस लेने में? अभी तक तो मुझे 1 ईयर होने वाला है। 1 ईयर हो गया है। अच्छा चलो आ जाओ ना जरा, हम ऐसे इसके साथ साथ आर्टिस्ट साथ हो तो फिर मैं अकेले कैसे बता सकती हूँ। आए जी, हम शुरू करते हैं जी यहाँ की पेंटिंग से। कैलीग्राफी की है बहुत खूबसूरत। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाइए जी। कुल्लु वल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, सूरह इखलास की इनिशियल आयत है, इसके बारे में बताइएगा। इसकी मैंने 3 लेयर्स की थी। ठीक है। और ये जो कुल है ये नाइफ वर्क हुआ हुआ है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक। और ये पहले मैंने इसके नीचे चॉक से लिखा था ताकि कोई मिस्टेक हो तो पहले वो ठीक हो जाए, उसके बाद ऊपर ब्रश से लिखा। जबरदस्त। और ये मीडियम कौन सा? ऑयल पेंट है। में। ठीक है। क्या साइज है इसका बेटा? काफी अच्छा साइज है। चलो ठीक है, मैं मैथमेटिकल सवाल नहीं पूछती ज़ाहिर से। अच्छा जी, ये होगी कैलीग्राफी। हमारे दाएं लेफ्ट साइड पे है जी, ये आपने बनाया हुआ है ज़हरा ने। आप इधर आ जाइए। अच्छा ये क्या है, इसके वाले से बताइएगा। ये एक सेल है। ठीक है। और ये वाटर है। इसकी भी मैंने 3 लेयर्स की थी। अच्छा। और ये वाला जो है ये मेरी लेटेस्ट पेंटिंग है। सबसे आखिरी जो बनाई हुई ये है। इसमें जी। कितना टाइम लगा बनाने में? इसमें मुझे 1 मंथ लगा है। 1 मंथ? सीरियसली? जी। वाई इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि ये वाली बड़ी भी थी और थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन फिर मैंने कर ली थी और इसकी लेयर ज़्यादा थी। अच्छा लेयर से क्या मतलब होता है? पहले किसी और चीज़ की बेस बनाती हो आप? नहीं, पहले ये होता है कि हम ऑयल से करते हैं। ठीक। वो फर्स्ट लेयर होती है। ठीक उसके है। बाद सेकंड लेयर में हम लोग उसके ऑयल के बगैर थिक पेंट लगाते हैं। अच्छा। और फिर थर्ड लेयर में हम उसकी फिनिशिंग करते हैं, टोटल उसको फिनिश कर देती हूँ। ओ जबरदस्त। और 1 महीना वाकई लगा होगा इसमें। फिर शेडिंग वेडिंग की जाती है। जी। अच्छा इसको आप महफूज कैसे करते हैं? इसके ऊपर पेंट लगाते हैं? क्या नहीं। कहते हैं उसको? इसके ऊपर कुछ भी नहीं करते। अच्छा मतलब वैसे ही है, रॉ है जी। बिल्कुल। जबरदस्त जी। फिर हम आ जाते हैं यहाँ से पीछे। आप हमारे साथ साथ रहिए ताकि आप एक चीज में दिखा सकूं ज़हरा की। वेरी प्रिटी, क्या बात है ज़हरा। मेरे लेफ्ट पर आप आ जाए। ये क्या है जी? ये वायलिन रखा हुआ है, जी। कुछ मोती। ये वाकई किसी तस्वीर को देख के बनाई थी, ये चीजें पड़ी थी सामने? ये रेफरेंस को मैंने लिया था अच्छा। पिंटरेस्ट से। ठीक है। उससे फिर पिंटरेस्ट से मैंने बड़ी काम देखा था। आसान कर दिया ना। ठीक है। और ये भी ऑयल में बनी हुई है? जी। इससे कितने लेयर्स थे? 3 थी। 3 लेयर्स? मैक्सिमम 3 होती हैं। और मिनिमम? मिनिमम 2 लेयर्स। वो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसमें भी आई थिंक 1 महीना लग गया होगा ना? इसमें मुझे 2 वीक्स लगे। 2 वीक्स लगे। 2 और ये years कब लगे। बनाई थी आपने? ये मैं 10 इयर्स की थी तब भी। तो मतलब इसी साल हाँ, बनाई है ना? इसी साल ही। क्यूट। अच्छा जी, साथ ज़हरा ने एक और पेंटिंग में दिखाना चाहूंगी इनकी। ये भी उन्होंने किया। इसको क्या कहेंगे हम? स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ बोलेंगे। और इसके अंदर ये भी आपने रेफरेंस लेके ली है? जी, ये मेरी सेकंड पेंटिंग थी ना। सेकंड में बड़ा आपका हाथ साफ है भाई। अच्छा आपको लगता है कि ये चीजें इनबिल्ट होती हैं? अल्लाह मियां ने शुरू से आपके अंदर ये इंसर्ट की होती है, जी। तमाम चीजें है ना? आपको किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि जी आप पेंटिंग करें। नहीं। और सीखना जरूरी है। हाँ हाँ। मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? ये मामा ने जबरदस्ती भिजवा दिया था? नहीं, जबरदस्ती नहीं भिजवाया। अच्छा जी। आपके सर का नाम क्या है जो आपको सर सिखा- आशिर है। सर आशिर। आ जाए जी, यहाँ से आ जाए। सर आशिर, आपने जबरदस्त काम कर दिया भाई, कितनी बच्चों को। अच्छा जी, साथ आप इसको स्केचेस भी पढ़े वो भी दिखाएंगे। और वो तमाम बच्चे जिनको शौक है पेंटिंग सीखने का या कोई भी काम करने का, तो बेटा किस बात का आप लोगों को इंतज़ार है? आगे आपको छुट्टियां जो आने वाली है, विंटर ब्रेक, उसमें कर सकते हैं आप। और वो तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे चाहते हैं कि उनके बच्चे क्रिएटिव हों लेकिन थोड़ा सा घबरा रहे हैं, हेजिटेट करते हैं कि हमारे एक सेट पैटर्न होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तो आप भी अपने बच्चों को इनकरेज करें। इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे तक एक गलत रास्ते पे ना जाए, उनकी एनर्जी पॉजिटिवली बाहर निकले, तो उनको कोई हॉबी देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी एक और स्टिल लाइफ बनाई हुई है उन्होंने। जी। वंडरफुल। अच्छा, ये कलर्स कौन चूज करता है? कलर्स, वो रेफरेंस में तो कलर्स होते हैं, मैं खुद ही कलर्स लगाती हूँ और इसमें। अगर आपको चेंज करना हो, फर्स्ट रेफरेंस में ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं तो यू कैन चेंज इनटू तो पिंक। फिर मैं उसको नेचुरली करती हूँ। अब जैसे फ्लावर ग्रीन लीव्स तो ग्रीन होते हैं, अब हाँ। रेफरेंस में जैसे ग्रे है तो मैं ग्रीन ही करूँगी उसको। अच्छा ठीक है, वंडरफुल जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो ज़हरा आप? मैं 5th में हूँ। 5th में पढ़ती हो? बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। और कौन से स्कूल में? रिवाइवल। अच्छा, आपको लगता है कि हॉबी होना बहुत ज़रूरी है या सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए? दोनों होनी चाहिए। दोनों होनी चाहिए।
खुशी खुशी पेंटिंग करी हो ना? जी। हाँ हाँ ठीक है, खैर थोड़ा बच्ची को डरा दिया लगता है मैंने। स्केचेस दिखाइए यार, मैंने सुना है कि हाथ की ड्राइंग करना और हॉर्सेस बनाना मुश्किल तरीन काम है, जी। तो ये कैसे बना लिया आपने? ये दिखाओ, हाथ से पकड़ के दिखाओ कैमरे को सामने। वाओ, पक्की बात है ना, खुद बनाए? जी। आयशा खुद बनाए है? मैं मामा से कंफर्म कर लूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कितना टाइम लगा बनाने में इसको? इसको मुझे, ये मैंने ना घर में बनाया था, तो स्कूल डेज भी थे। अच्छा। तो एक दिन करती थी, मतलब जब मैं फ्री होती थी तभी करती थी। अच्छा, जब दिल किया कर लिया, ठीक है। आर्टिस्ट लोगों को जी आप फोर्स नहीं कर सकते, जब उन पे आमद होती है ना वो तभी काम करते हैं ना। बीच बीच में मैं प्रैक्टिस करती थी ना। वंडरफुल। अच्छा, वो पेंटिंग दिखाई जो सबसे पहले आपने बनाई थी, जबकि फर्स्ट पेंटिंग थी, वो कौन सी वाली थी? फर्स्ट पेंटिंग मेरी यहाँ पड़ी है? आई थिंक ये वाली है, ये जो पड़ी है, जो हाँ पीछे जी, पड़ी है। ये थी मेरी फर्स्ट। पहली पेंटिंग? जी। बिल्कुल पहले जो बनाई थी वो ये थी? जी। वाह यार, जबरदस्त। लाइंस कितनी आपकी क्लियर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये किसको देख के बनाया था? ये भी रेफरेंस था आपके जी, पास? ये फर्स्ट थी ना, तो फिर रेफरेंस ही किया। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। हैरत की बात है जी, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे टैलेंट दिया हुआ है। और मैं थैंक यू बोलूँगी इनके पेरेंट्स को, ज़हरा के पेरेंट्स को, जिन्होंने इसको पॉलिश किया। अपने बच्चों के जो रुझानात हैं उनको ज़रूर देखिए, उनको गाइडलाइन दीजिए, ताकि जो है ना वो एक हम भी ऐसे आर्टिस्टों को देख सकें। और अगर आपके पास भी टैलेंट है तो हमें आप कॉल कीजिए 41022251 और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, ताकि आप यहाँ की रौनक भी बढ़ा सकें। अच्छा जी, अब कुछ स्केचेस हमारे पास। ये जी उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब का स्केच बनाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और वो क्या है बेटा, वो भी दिखाइएगा। ये जब मैंने गैलरी नहीं ज्वाइन की हुई थी, जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने बनाई थी। तब ये बहुत छोटी थी, कोई 15-20 साल पहले की बात है ना? नहीं, 7 इयर्स थी। तब ये उन्होंने पहला बनाया था। अच्छा, मैं भी बनाया करती थी इस तरह के पहाड़, लेकिन वो चोचे से ट्रायंगल बने होते थे, खाली फुट के साथ बनाया करती थी मैं। अच्छा जी, एक हॉबी मेरी भी है, वो भी आपको साथ शेयर करना चाहूंगी। ज़हरा से हम बहुत सी बातें करेंगे, बल्कि मैं यकीन करें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सारा काम ये ज़हरा ने किया। तो हम क्या चाहेंगे कि ज़हरा सेट पे बैठे बैठे भी हमारे साथ स्केचिंग करें। ब्रशेस भी हैं, पेंट्स भी हैं, हम कैनवस ज़हरा साथ लेकर आई हैं। जब तक ज़हरा कुछ बना रही है हमारे लिए, मैं आपको दिखाती हूँ एक टिकटॉक पैकेज। फर्स्ट टाइम मैं इसको ऑनर कर रही हूँ, कभी भी नहीं किया। आइए देखते हैं क्या है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि जब मैं फ्री होती हूँ तो कोशिश करती हूँ मिमिक्री करूँ। टिकटॉक एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, डिपेंड करता है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे साथ ज़हरा मौजूद है जो कि पेंटिंग कर रही है, और बीच में आपने एक क्लिप देखा होगा, इसके अंदर हमारी जो खैबर टीवी की टीम है वो सब मौजूद हैं। फ़रत हैं, नाइला हैं, सर मुबारक हैं और आसिम हैं। हम यहाँ पे एक फ्रूट फेस्टिवल हम लोगों ने किया था, तो जिस दिन वाटरमेलन दिन था उस दिन हमने कहा कि चलो भाई हम इसको टिकटॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। वी हैड सो मच फन। और ये एक्टिविटीज़ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। काम के साथ काम चलता रहता है, एक्टिविटीज़ और फन रहता है। जैसे कि मैंने ज़हरा का बताया था कि वो किस तरह से स्केचिंग कर रही है। ज़हरा क्या बना रही हो? मैं ये सीस्केप है, एक लैंड। क्या? सीस्केप। सीस्केप होगा कुछ कि ना ज़बरदस्त किस्म की चीज़ों की। चलो आप बनाओ, और रेफरेंस भी साथ है। जब तक मैं चाहूँगी कि मैं इसकी पेंटिंग जो है वो यहाँ से इधर संभाल के रख दूँ। और अच्छा, लास्ट वीक हमें एक कॉल आई थी और सरैया ने कहा था कि उनके बालों का जो है बड़ा मसला है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, हेयर थिनिंग हो रही है। तो मैं कुछ टोटके लेकर आई हूँ, और वो एक ऑयल भी है और एक सीरम है जो कि मैंने खुद आजमाया था। आइए आज करते हैं टोटके मेरे साथ अबाउट हेयर फॉल। ये है जी हमारा किचन वाला सेगमेंट, मेरा दफ्तर। अच्छा, जिनके भी बाल गिर रहे हैं, मैं पहले आपको क्लियरली बता दूं कि अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसका हल मेरे पास नहीं है। किसी अच्छे से जो है ना आपके पास जो इर्द गिर्द आपके डॉक्टर्स मौजूद हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास आप जाएं ताकि वो आपको सही तरह से गाइड कर सकें। मे भी कोई डेफिशिएंसी हो आयरन की, तो वो भी वजह बनती है हेयर फॉल का। अच्छा, लास्ट ईयर 2019-20 से मैं बीमार पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा सर्जरी भी हुई थी। तो मेरा जिसे कहते हैं ना कि कमज़ोरी की वजह से, विटामिन डी आयरन की कमज़ोरी की वजह, कमी की वजह से मेरा हेयर फॉल बहुत हो गया था। तो जहाँ मैंने मेडिसिन ली वहाँ मैंने ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी की थी, ऑयल बनाया था, इसके अलावा सीरम बनाए थे कि कोई चीज़ तो असर करी जाएगी। तो जो ऑयल मैंने यूज़ किया था वो ये था। चाहे वजन बढ़ना हो, चाहे बाल गिरने हो, चाहे स्किन खराब होनी हो, ऐसे मिनटों में होती है। लेकिन अगर आपने इसको ट्रीटमेंट करना हो तो यकीन करें सालों लग जाते हैं। तो मुझे 1 साल लगा था अपने बालों को किसी हद तक इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में। तो उसके लिए मैंने ये ऑयल बनाया था जो कि मैं आपको आज बता रही हूँ। बहुत लंबा चौड़ा ऐसा कोई टोटका नहीं है ये। प्याज आपने लेना है, पहले तो आपने लेना है 2 कप सरसों का तेल।
सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल वैसे भी गाय बगाए लगाने चाहिए ऑल्टरनेट वीक्स में, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको खाली सरसों का तेल किसी पंसार की दुकान से मिल जाए तो क्या बात है, अगर नहीं तो जो बोतलों में तैयार मिलता है मुख्तलिफ स्टोर से, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इतना सा जो ये ऑयल है ये तकरीबन आपका 5-6 महीने डिपेंडिंग कि आपने कितना यूज़ करना है, बालों की लेंथ क्या है, ये चल जाएगा। आपने लेना है 2 कप सरसों का तेल, खालिस तेल। अच्छा, इस तेल की स्मेल बहुत तेज़ है, बहुत पंजेंट स्मेल है, आसपास के जो महल्लेदार वो भी भाग जाते हैं, लेकिन अब बालों का अगर आपने केयर करनी है तो परवाह नहीं करनी है। अच्छा, 2 कप ऑयल आपने मीडियम आंच पे उबलने के लिए रख देना है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तेल को हमने जलाना नहीं है, इसको हमने गर्म करना है। और आपने लेने हैं इस तरह का प्याज आपने लेना है, लाल रंग का प्याज हो। प्याज 2 तरह के होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, लेकिन ये प्याज जिसका रंग डार्क पिंक में ये पर्पलिश हो, ये आपके लिए बेहतरीन है बालों के लिए, ठीक है। ये देखें जी, तो आपने एक कढ़ाई में 2 कप ऑयल जो है वो पकने रख देना है, उबलने नहीं देना, पकने देना है। और इस प्याज को आपने इस तरह आप सलाद काटते हैं ना, उस तरह से इस प्याज को काट लें और फिर आपने उस ऑयल के अंदर डाल देना है। इसको प्याज को आपने डार्क ब्राउन करना है, ठीक है, जलाना नहीं है। प्याज जैसे हम तड़के के लिए करते हैं ना वो कर लें, या हलीम के लिए जिस तरह से हम ब्राउन करते हैं उसको आपने उतना ब्राउन उसी तेल में करना है। जब वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। और कड़ी पत्ता तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर, कड़ी पत्ता हम तड़के के लिए यूज़ करते हैं, हलीम में भी डालते हैं, पुलाव में भी डालते हैं, वो आपने ये चीज़ें घर में होनी चाहिए, वो आपने 1 मुट्ठी उसके अंदर डाल देना है। रिमेंबर, चूल्हा जो है वो बंद होना चाहिए, वरना प्याज जल जाएगा, उसकी स्मेल ऑयल में आ जाएगी। अच्छा, इसमें बाद इसको ठंडा होने दें और फिर आप प्याज इसके अंदर से छान लें तो आपका ये ऑयल डार्क ब्राउन कलर में तैयार हो जाएगा। प्याज की बहुत तेज़ बू है, लेकिन प्याज के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बेहतरीन हैं। तो ये प्याज का तेल आपने लगाना है हफ्ते में 2 दफ़ा। जो ख़वातीन बाल डाई करती हैं वो हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लें, क्योंकि ये बालों के रंग बड़ी जल्दी उतार देता है। अच्छा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप प्याज को यहाँ से ऊपर काट के पहली लेयर उतार लें, ठीक है जी, और इसको आप बालों के रूट्स में रगड़ दें। ये बहुत बेहतरीन है बालों की ग्रोथ के लिए। बेबी हेयर निकल आते हैं, लेकिन बताती चलूँ कि एक ऑर्गेनिक तरीका है, तो इसमें कम अज़ कम 3 से 6 महीने लगते हैं रिजल्ट दिखाने में। एक और तरीका ये भी है कि प्याज को बारीक चॉप करके किसी मलमल के कपड़े में आप निकाल लें, और जब निचोड़ेंगी तो इसका सारा जूस जो है वो निकल आएगा। वो जूस आप किसी स्प्रे बॉटल में, इस तरह की बॉटल में निकाल के, या वैसे ही कॉटन की मदद से आप बालों की रूट्स पे लगाएं तो वो भी बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। गर्ल्स के प्याज जहाँ सलाद, तड़का, शोरबे के लिए काम आते हैं, वहाँ इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये केमिकल वगैरह तो बाद में आए ना, पहले तो लोग ये टोटके ही यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास बड़ी काम की चीज़, ये है जी एक मैं आपको सीरम बता रही हूँ जिनके बाल फ्रिजी हैं उनके लिए। अब तो खैर मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन ख़ासतौर पे बरसात के मौसम में बाल जो है बड़े फ्रिजी हो जाते हैं। उसके लिए आपने लेना है इतना, तकरीबन 10 से 15 टेबल स्पून आपने लेने हैं कच्चे दूध के। दूध उबला हुआ ना हो, डब्बे का ना हो, गुजारा तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि आप जो हैं वो लें कच्चा दूध लें। और उसके अंदर आपने 1 टीस्पून शहद का डालना है, ठीक है जी, 1 टीस्पून शहद का डालना है कच्चे दूध में। ठंडा होना चाहिए, उबालना नहीं है, वार्म नहीं करना है। ये आपने डाल दी 1 चम्मच इसके अंदर। आधे घंटे के लिए इसको आप छोड़ दें। जो लोग चाहते हैं, जिनको दूध की स्मेल ज़रा बुरी लगती है, हनी बुरा लगता है, तो वो इसके अंदर कोई सा भी इसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हैं ताकि आपके बालों में स्मेल ना आए। फिर आपने इसको रिंस आउट नहीं करना, आपने इसको बालों को धोना नहीं है। फिर से बताती चलूँ मैं, आप 8 से 10 चम्मच आपने लेने हैं कच्चे दूध के। उसके अंदर आपने डालना है हनी, कोई सा भी हनी, वो आधा टीस्पून बहुत है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बाल आपके स्टिकी हो जाएंगे, बालों के अंदर शाइन तो आएगी, लेकिन बाल जुड़े से हो जाएंगे, वो आपने नहीं करना। और इसको आपने डालना है वंस अगेन इस स्प्रे बॉटल में। ये इतना आसान और इकोनॉमिकल टोटका है ना कि ये चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं और होनी भी चाहिए। शैम्पू करने के बाद आपने ये स्प्रे बालों में करना है, तो आपके बालों में शाइन आएगी, वो एंटी फ्रिज हो जाएंगे और फिर आप याद करेंगे। तो जनाब आपको बताया हमने 2 टोटके बालों को ग्रो करने के लिए भी, बेबी हेयर भी निकल आएंगे, बाल हेल्दी होंगे, शाइनी हो जाएंगे और बालों का जो फ्रिज है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। उस तरफ हमारी जो दोस्त हैं वो बना रही हैं, पेंटिंग कर रही हैं,
चेक करना है हमने कि वो कहाँ तक पहुंची। ज़ारा बेटा कहाँ तक पहुंची आपकी पेंटिंग? मैं यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ तक पहुंच गई है। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये इधर आ जाओ मेरे पास, इसको रख के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ज़ारा से आपकी मुलाकात हमने कराई, छोटी सी बच्ची है जो कि पेंटिंग करती हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी हमारे मुल्क का। क्या ख्याल है फ्यूचर में क्या करना है? आर्टिस्ट बनोगी? भूल तो नहीं जाओगी मुझे? नहीं। पहला इंटरव्यू मैंने किया था आपका। K2 शहर में आई थी आज हमारे साथ ज़ारा। यहाँ पे हमने ले लिया छोटा सा ब्रेक। आप ब्रेक ले सकती हो, कह सकती हो? चलो ज़ारा लेगी थोड़ा सा, फिर हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं K2 शहर में रिदा, इमरान और ज़ारा। जी वेलकम बैक टू K2 शहर। और मैं सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाने को कुछ नहीं है। किसी ने वादा किया था कि नाश्ता आएगा, लेकिन मजाल है कि वो शख्स जो है आंखों से आंखें मिला के बात करें, क्योंकि मुझे पता है कि भूल गए हैं शहबाज भाई और हमारे एक और भाई ने। आपका नाम ले लूँ मैं? आपका नाम ले लूँ ना? कि हाँ ले लें। चले मैं इसे पूछ के बताऊंगी किसने हमें पॉइंट आउट किया कि आज नाश्ता आएगा। शहबाज भाई ने नाश्ता कराना था, लेकिन अब खाली पानी पर रखा दिया और आज तो मोहसिन ने चाय तक नहीं दी है। और बात हो रही थी नाश्तों की। मुझे ये बताएं कि निहार मुंह में इतनी बातें कैसे करूं? मुश्किल काम है, लेकिन निहार मुंह पानी पीना बड़ा ज़बरदस्त है। आपको पता है जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। वैसे भी एक फ्रेश दिन का आगाज़ करने के लिए अगर आप लेमन डाल के पानी पिए ना, गर्म पानी पिए। जापान में आपने देखा होगा कि लोगों की सेहत बड़ी अच्छी होती है, जहाँ बहुत से उसके राज है, एनवायरनमेंट है, मौसम है, उनका लाइफस्टाइल है। वहाँ एक तरीका उनका ये भी एक होता है कि वो गर्म पानी पीते हैं। कभी भी इनको आप ठंडा पानी, जैसे हम लोग पीते ना, जब बाहर से घर वापस पहुँचे ठंडा ठंडा पानी पी लिया, डिस्पेंसर कूलर जो भी है उसमें हम लोगों ने पानी ठंडा रखा होता है, बस वो पी लिया, थ्रोट ख़राब। खासतौर पे अब जबकि मौसम बदल रहा है। अच्छा, जहाँ पे इस नई ज़िंदगी ने, इस नए दौर ने, इस टेक्नोलॉजी के दौर ने बहुत से हमें पर्क्स दिए हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। दुनिया सिमट के एक पाम के अंदर, एक मुट्ठी के अंदर आ गई है। वहाँ एक नुकसान ये भी हुआ कि इंटरनेट ने करीबी रिश्तेदारों को तो दूर कर दिया, लेकिन ऐसे लोग जिनको हम जानते ही नहीं है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। फिर जब अच्छे लोग मिलते हैं तो बुरे लोग भी मिलते हैं। जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी हैं। ऐसे लोगों से वास्ता होता है थ्रू सोशल मीडिया, जो कि कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिनसे दिल आज़ारी हो जाती है। और कहते हैं अगर कोई मार दे, कोई थप्पड़ मारे या फिजिकल कोई लड़ाई हो तो वो निशानात चले जाते हैं, वो ब्रूजेस के निशानात चले जाते हैं, लेकिन जो दिल पर लगे ज़ख्म होते हैं ना, वो कभी नहीं भरते। इस तरह से जो हम अल्फाज का चुनाव करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो बड़े गहरे होते हैं, वो जल्दी जाते नहीं हैं। तो फिर हमने एक वर्ड सीखा, सुना ट्रोलिंग का, साइबर क्राइम का, साइबर बुलिंग का। तो आज जिस मेहमान से मैं आपको मिला रही हूँ, उनका ताल्लुक इसी दुनिया से है। वो जर्नलिस्ट हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन है जी साइबर क्राइम पे वो काम करती हैं, बहुत कुछ लिखा भी है। मुख्तलिफ ऐसे लोगों से उनका ताल्लुक रहा जो कि इसके विक्टिम बने, इसका शिकार भी बने, और जो विक्टिमाइज करते भी हैं। तो साइबर की दुनिया क्या है, कितनी डार्क है, क्या क्या इसके पहलू हैं, इस पर बात करेंगे। अगर आप शिकार रहे हैं साइबर क्राइम का तो हिम्मत कीजिए, चाहे नाम बताना चाहें, चाहे नाम बताना ना चाहें, 410-2251 पे कॉल कीजिए, बताइए कि अगर आप इंटरनेट की दुनिया में आ चुके हैं, जारी बात है सब हैं, तो उसके क्या नुकसानात हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर साहब, हम मतलब ये कि जलती पतेल का काम हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पे हलवा पूरी नहीं है, लेकिन मुझे कह रहे एक पैकेज बनाए हलवा पूरी के हवाले से। मतलब क्यों? मैंने नहीं चलेगा पैकेज, वो जब तक कि यहाँ पे नहीं आता नाश्ता। आएगा नाश्ता, आएगा। चले जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको दिखाते हैं सुबह के नाश्ते क्या होते हैं। हलवा पूरी भी है। क्या है? नहीं है, अभी नहीं है। मैंने क्या कहा था, जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक हम हलवा पूरी की बात नहीं करेंगे। इन दी एंड मैं ही लेकर आऊंगी। ओ ये वाह जी वाह, देखो कि क्या, देखो ये कौन आया। गुलदार भाई आजा, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। गई आज मेरी डाइटिंग। ले जी, आज अगर मैं प्लॉट मांगती तो प्लॉट भी मिल जाता मुझे। कबूलियत का वक्त था। हलवा पूरी नाश्ता जबरदस्त, और क्या चाहिए। ये जी हमारे रवायती नाश्ते, चाहे वो अंडा पराठा हो, चाहे वो हलवा पूरी हो। ये देखे जरा, आय हाय हाय हाय, जरा मैं खा लूं गर्मा गर्म हलवा पूरी। जबरदस्त।
अब हम जाकर देखते हैं कि ये तैयार कैसे हुई। हलवा पूरी के हवाले से एक पैकेज है, आइए चेक करते हैं। थैंक यू सो मच वकास, ये आप लेकर आए ना, जीते रहो भाई। मुझे वैसे ही ना ये बंदा बहुत अच्छा लगता है, वकास की बात करें। दाने दाने पे जी खाने वाले की मोहर लगी होती है। यकीन करें इतना मजा आ रहा है। अच्छा हाथ साहब, नाश्ता दिन का कहते बादशाहों की तरह करना चाहिए, दिन का आगाज बादशाहों की तरह करें। 1.5 सेकंड हाथ साफ कर लूँ, आदत से मजबूत बटे से मैं हाथ साफ कर लूंगी। 1 सेकंड, हमारा किचन जिंदाबाद। ले जी, पहले कहते हैं कि पहले जनाब पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, वो हमारा काम हो गया। अब हम मिलाएंगे आपको आज के मेहमान से। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि वो साइबर की दुनिया में है, और साइबर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो कि इंसान को हकीकी दुनिया से अलग कर देती है। आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा एडिक्शन इसकी ले जाएं कि हमें हो जाए, तो फिर हम रियलिटी की दुनिया से निकल के एक ऐसी दुनिया में आ जाते हैं जो कि बहुत ही मुख्तलिफ है। इसको फेक दुनिया भी कहा जाता है। वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया एक सेल फोन के अंदर आ गई है। हमारे अलार्म क्लॉक्स ख़त्म हो गए हैं, सेल फोन भी है, सोशल मीडिया भी है, टीवी देखना हो, कुछ भी हो, पूरी दुनिया के बारे में आपने जानना हो तो हम एक फ़ोन के ज़रिए से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन साइबर क्राइम की जो वजूहात क्या हैं, हम उस पर आज बात करेंगे। अगर आप इसका शिकार रहे तो अगर आप चाहें तो नाम बता दें, कंफर्टेबल नहीं है तो नाम बताएं, लेकिन प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बने। खासतौर पर ख़वातीन जो कि साइबर बुलिंग का शिकार होती हैं, जिसके अंदर बॉडी शेमिंग की जाती है, जिसमें जजमेंट दी जाती है। और मज़े की बात यह है कि जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, जिस बारे में बात कर रहे होते हैं ऐसी जजमेंट वो देते हैं कि सारी दुनिया की मालूमात उनके पास हो, और फिर आप ब्लॉक कर दें तो थोड़ी सी सुकून आ जाता है। लेकिन जब तक मुझ जैसे लोग जवाब ना दे देना, मुझे तसल्ली नहीं होती है। तो 410-2251 पे कॉल कीजिए और बनिए आज के प्रोग्राम का हिस्सा। हम मिलाएंगे आपको अमरीन चौधरी से। मेरी मेहमान आ गई है, इस तरफ से आएंगे मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से? ठीक है, आइए बैठे, मैं दरवाजा बंद कर दूं। रास्ता इजीली मिल गया? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। अमरीन जो है वो जर्नलिस्ट है और साइबर क्राइम पे ना सिर्फ रिसर्च की है बल्कि इस पे काम भी करती हैं, ऐसे केसेस भी हैंडल कर रही हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक खातून जर्नलिस्ट जो कि एक डिफिकल्ट फील्ड में है, उससे मेरा राब्ता हुआ और इनको मैं आज यहाँ पे लेकर आई हूँ ताकि हमें वो गाइड कर सकें किस तरह से अपने आप को आप साइबर बुलिंग से बचा सकते हैं, विक्टिमाइजेशन से बचा सकते हैं और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। अमरीन, कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड में 8-9 साल हो गए हैं। अच्छा। साइबर क्राइम में, क्योंकि मुझे शुरू से जर्नलिज्म का शौक था। अच्छा। लेकिन मैं चाह रही थी कि अपनी मीडिया की जो फील्ड है इसको थोड़ा नैरो डाउन करूँ। अच्छा। जर्नलिज्म तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, साइबर क्राइम्स है, इनमें डिफरेंट डे बाय डे इजाफा ही होता जा रहा है, कमी तो होती नहीं जा रही। तो इसलिए फिर मुझे इस तरफ ज़्यादा। अच्छा, तो आगाज आपने किया था एक किस फील्ड से? साइबर क्राइम में किया? साइबर क्राइम से किया था। क्या जरूरत महसूस हुई कि आप साइबर क्राइम की तरफ आ गए? हमारे यहाँ ना जो आजकल सोशल मीडिया में जो बच्चे जो डिफरेंट ऐप्स हम लोग यूज़ करें, हमें नहीं पता कि डिफरेंट फेसबुक हमारी हैक्स हो जाती है, अकाउंट्स हमारे हैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा स्टेप करूँ कि ताकि हमें पता चल सके इसको किस तरीके से हम सेव रह सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इस तरफ। क्या क्या शॉकिंग रिवीलेशंस हुई, क्या क्या पता चला, किस किस्म की दुनिया है ये साइबर क्राइम ऐसी है ना कि एक वर्ल्ड है जिसे कहते हैं जराइम की दुनिया। इसमें ये होता है कि कुछ जराइम ऐसे होते हैं हम लोगों को पता नहीं होता, हमारी पिक्चर्स लीक आउट हो जाती हैं, हमारे अकाउंट्स का हमें नहीं पता कि हमारी मनी कई दफ़ा
अकाउंट में होते हुए भी नहीं होती, हाँ, हमें नहीं बिल्कुल। पता ये कहाँ पे। और कुछ एक्ट ऐसे जैसे ब्लैकमेलिंग करें लोग एक दूसरे को, बिल्कुल तो ये साइबर क्राइम। जर्नलिज्म में इस तरह ये है कि हमारी जो वीडियोस हैं हमारी मीडिया से रिलेटेड हैं, डिफरेंट वर्क्स हैं, अब साइबर हरासमेंट है, साइबर बुलिंग है, इससे रिलेटेड जो केसेस हैं, मतलब उनमें होता है कि लोगों को नहीं पता कि वो किस चीज़ में किस जगह पे आ चुके हैं। एफआईए अच्छा काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें मजीद चाहिए कि हम अपनी यूथ को, अपने बच्चों को सबको ट्रेंड करें। हाँ। किस तरीके से, अगर आपके हाथ में एक सेल फोन है, इस सेल फोन के फायदे भी हैं और नुकसान भी, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ एस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल सही। अब बट से इट्स आवर ड्यूटी कि हम उसको किस तरीके से, किस वे से यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि ये किसी चीज़ को अगर हम ज्यादती से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। इसलिए हमें चाहिए कि अगर कोई भी ऐप यूज़ करें, फॉर एग्जांपल किसी से अपना पासवर्ड शेयर ना करें, ठीक है। किसी भी उसको डिफरेंट स्टेप से फॉलो करें। अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी फेसबुक है या आपकी स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, इस पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि आपको फील हो रही है हमारी, हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है, फ़ौरन से इसको डीएक्टिवेट करें, रिपोर्ट करें, अपने पासवर्ड चेंज करके फ़ौरन से इसको डिजिटलाइजेशन में लाएंगे ताकि आप लोग को कुछ तौर पे अपना डाटा सिक्योर कर ठीक सकें, है। अदर पर्सन पे आपकी इन्फॉर्मेशन ना जा सके। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, जो हैकर्स होते हैं वो किस तरह एक्सेस कर लेते हैं? उनके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक तो आपको इसके हवाले से सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। बिल्कुल, एक तो आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी कोई चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी लेते हैं, उसके पास हमारे पास चाबी तो होती है ना ताले को खोलने के लिए, तो इस तरह हैकर्स का भी है, उनका पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें वो चल रहे होते हैं और कोई ना कोई उनको सपोर्ट कर रहा होता है, बिल्कुल। जिसके लिए उसको उनको पकड़ना इतना ईजी नहीं होता। तो इसलिए हमें खुद आने वाले खतरा से अवेयर होना चाहिए बिल्कुल सही, कि बिल्कुल हम सही किस है। सोसाइटी में रह रहे हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें सोशल मीडिया पे कोई जो साइबर बुलिंग की जाती है, बिल्कुल, उसको रिपोर्ट कहाँ किया जाए? उसका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास कोई केस है तो आप जो एफआईए है उसका ऑनलाइन जाके आपको करें, अच्छा। ऑनलाइन अपनी कंप्लेन करें रजिस्टर। अगर फिर भी वो नहीं कर रहे तो फिर बाय सेल्फ खुद जाएं, वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें, फिर वो आपका केस फाइल करेंगे, जिस तरीके से होगा उसको लेके चलेंगे, उनकी टीम फिर भी आपको गाइड करेगी पूरे तरीके से। अच्छा अच्छा, सही ठीक सही है, सही। अगर तो आपको मीडिया की या सोशल मीडिया की हेल्प चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वो भी फिर कर वो आप सकते लोगों हैं। को कहेंगे कि अगर तो इसको प्राइवेसी में रखना है तो प्राइवेसी में रखें, तो अदरवाइज वो लोग हेल्प कर सकते हैं इसमें। कोई ऐसा हादसा आपके साथ तो नहीं हुआ जिसने आपको मजबूर कर दिया साइबर नहीं क्राइम की नहीं, तरफ मुझे आने के अल्लाह लिए? का शुक्र ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे जर्नलिज्म का शौक था, लेकिन इसे साइबर क्राइम्स का इसका मतलब इस तरीके से मुझे ये पसंद थी ये फील्ड, इसलिए हाँ, फिर मैं इसमें जरूरत भी है आजकल की जरूरत ना। भी है आजकल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता है आपके प्रिंट मीडिया से है? इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में आर्टिकल्स लिखती हूँ डिफरेंट, सही सही नेशनल आर्ट ट्रिब्यून में मेरे डिफरेंट आर्टिकल्स लिखती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। वो भी लिखना भी एक बड़ा जान जोखिम वाला काम है, फोकस होकर लिखना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंटेंट राइटर भी हूँ तो बेसिकली कंटेंट राइटर भी है। अच्छा, 9 साल में कुछ ऐसे आपके सामने वाकयात आए कि आपको लगा कि भी साइबर की दुनिया से बुरी दुनिया कोई हो नहीं सकती है? इसमें ऐसा है कि मेरे ख्याल से तो मर्दों और औरतों दोनों के साथ केसेस आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उसकी शिकार होती हैं जेंडर वो फीमेल्स हैं, फीमेल। क्योंकि एक तो वो अपनी रिस्पेक्ट ही खातिर नहीं बता सकती, दूसरा उनको डिफरेंट इश्यूज सामने करने पड़ते हैं साइबर हरासमेंट से रिलेटेड। यू नो कि आजकल टीवी ऑन करे तो हमें किस तरह की खबरें मिलती हैं, वो सारी हरासमेंट से और डिफरेंट बुलिंग से रिलेटेड होती हैं, तो इस तरह से काफ़ी मुझे समझ नहीं आती अमरीन, किस तरह से लोग इतने गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर जाते हैं। बिल्कुल। कोई भी बात हो पर्सनल जजमेंट दे देते हैं, टैगिंग कर देते हैं, सोशल मीडिया पे चाहे यूट्यूब हो जाए कुछ हो जाए, मुझे उस वक्त इनकी गैरत कहाँ चली जाती है? बिल्कुल ये नहीं सोचते कि अगर हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में हम रिप्रेजेंट कर रहे देख होते रही है, हैं, हाँ। पूरी दुनिया में देख रही अच्छा, होती है। अच्छे से अच्छा मौका इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उसमें हमारे जो शायकीन आ जाते हैं, हाइपर हो हाय, जाते हैं उसमें, तौबा, पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि हमारी ये चीज ज़हनी पसमानदगी को शो करती है कि हम कितने बैकवर्ड है इस ये हवाले आई से? थिंक हमारे ना कहीं हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाती है, जहाँ पे हम इसको कर रहे होते हैं। अगर हम कहीं भी बाहर निकलेंगे ना, हम अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करें, बिल्कुल सही। अपने एरिया को, अपने घर को रिप्रेजेंट करें, हमारा माहौल कैसा है, जिसमें हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। ठीक। तो आई थिंक सो कि इसमें कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा कोई फॉल्ट रह जाता है। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टैग किए बिल्कुल। बगैर कि जो सियासी शऊर इंसान को जैसे कहते हैं ना मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाता है, पाकिस्तान में इसका उल्टा ही हाल है। बिल्कुल। इन्हीं जो अब आप उसको देखिए, जो आपने कल परसों मरियम का जो इंसिडेंट हुआ, उसमें देखिए कि हमारी यूथ है, मैं नहीं कहती हम जिस पार्टी को भी सपोर्ट करें, हाँ। लेकिन एक तरीके से करें, बैलेंस भी करें, बिल्कुल सही, बिल्कुल उस तरीके से ना करें कि हमारा इमेज जो है दुनिया में और खराब हो। जातियात पे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, चाहे फोकस कोई भी नहीं करना प्लेटफॉर्म हो, चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए कोई भी बंदा है, अगर वो वर्क है तो एज अ पर्सनल लाइफ भी उसकी तो है ना। हाँ। अब पर्सनली अटैक हमें नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझ कर अल्फाज का इंतखाब तो करना क्या चाहिए। हम इस चीज को रोक सकते हैं? हम इस चीज़ को इस तरीके से रोक सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई करे तो उसे पनिशमेंट करें, क्योंकि जब एक बंदे को सजा मिलेगी तो अदर दूसरा बंदा तो फिर वो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा। पाकिस्तान के कानून में इसकी सजाएं हैं?
कानून में सजाएं हैं, FIA में काफी इनके हैं, लेकिन उन पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वही तो मसला हमारे है, में यही कानून तो है। बन जाते हैं, implement कानून नहीं पे होता। इम्प्लीमेंट बहुत मुश्किल होता है हमारे यहाँ पे। आपको पता है निज़ाम भी हमारा सुस्त चल रहा है थोड़ा, तो लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। उम्मीद इसमें तो है। उम्मीद तो है। अच्छा, इसका सोशल मीडिया का एक फायदा ये भी है कि बहुत सी चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, जिनको बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसे वाकयात हुए, नेगेटिव वाकयात थे, उनके जो 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 क्या बोलेंगे, जो जो विक्टिम है उनके बारे में भी लोगों ने आवाज उठाई, बिल्कुल। इंसाफ मिला। जिन्होंने कसूर किया वो भी कटहरे तक पहुंचे, तो ये तो एक प्लस पॉइंट है ही है। ये प्लस पॉइंट और साथ उसके कुछ नेगेटिव में ही आ जाते हैं। बार बार जैसे? किसी चीज को अगर आप लोग हाईलाइट करेंगे तो वो सोसाइटी पे फिर माइंड पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अब मेंटली लोग काफी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिप्रेशन में चले डिप्रेशन में जाते हैं। चले जाते एंजाइटी हैं। बहुत ज्यादा होती है। उनके फिर वो सुन के अगर हम फौरन से टीवी ऑन करें, कोई इस तरह की खबरें सुने, तो फिर आप सोच सकती है कि फिर इंसान किस फेज से गुजरा होता है। तो फिर उसमें बिल्कुल अच्छा, जो क्राइम रेट है उसमें काफी इजाफा आप देख रही हैं, और यूथ इसके अंदर बहुत ज्यादा Involved वो एज ब्रैकेट आ रहा है जो कि नौजवान नस्ल जिसे हम कहते हैं। सोशल मीडिया पे जो केसेस आते हैं उसमें भी यूथ इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल। आपके पास ऐसे केसेस आए? है, यूथ काफी इन्वॉल्व है, लेकिन यूथ का ये है ना कि वो सेल फोन का इशू आ जाता है कि अगर सेल पे अगर कोई आप न्यूज देखते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहले कंफर्म करिए अथॉरिटी है या नहीं, फौरन से इसको वायरल कर देते हैं, विदाउट टैगिंग स्टार्ट कर देते हैं। विदाउट टैगिंग। तो अब हम बात करेंगे अमरीन चौधरी से इस ब्रेक के बाद कि जो लोग बगैर तस्दीक किए वीडियोस को, खबरों को आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो कितना बड़ा फसाद फैला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइबर क्राइम पे रिसर्च कर रही हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। 410-2251 पे कॉल कीजिए, और साइबर क्राइम के हवाले से अगर आपने कोई बात करनी, कोई गाइडलाइन लेनी हो, तो अमरीन चौधरी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। यहाँ हमने लेना है छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक टू K2 शहर। और हम कोशिश करते हैं कि अपने हर मॉर्निंग शो में जहाँ इन्फॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट भी हो, और कुछ एजुकेट लोगों को किया जाए, क्योंकि आप सब लोग हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं बार बार ये कहती हूँ, तो खाली गपशप ना हो, बल्कि कुछ ना कुछ सीखने सिखाने का मौका मिले। और जैसे कि हम एक इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया इज़ जस्ट क्लिक अवे, हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, इससे चाहे बात कर लें। तो जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी है। इसीलिए अमरीन चौधरी आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं और साइबर क्राइम पे काम कर रही हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, मुख्तलिफ अखबारात में आर्टिकल्स भी लिखती हैं, और आज ये मौजूद हैं आप सबको बताने के लिए किस तरह से अपने आप को सोशल मीडिया पे आप बड़े सिक्योर हो के काम करें। अगर खुदा ना खास्ता आप साइबर बुलिंग का शिकार हैं, या आपको इन नुकसानात आप देख रहे हैं कि आपको तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो किससे रब्ता करना है, कहाँ कॉल करें कि आपको जो है वो लीगल हेल्प मिल सके। हम बात करते ब्रेक से पहले अमरीन बच्चों के हवाले से, तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बता रही थी जो कि मुझे हैरत हुई थी सुन के। जरा कुछ हमारे देखने वालों को बताइएगा। मतलब बच्चों को मैं ये बता रही हूँ ना कि हमारे बच्चों को ना, अगर किसी बच्चे के पास भी सेल फोन है, अब उस बच्चे को ये नहीं पता कि इसको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर फेसबुक को ले लें, इसकी एग्जाम्पल ले लें, आप धड़ाधड़ लोगों को ऐड कर रहे हैं। फर्स्टली मेरी अगर जो फेसबुक है ना, तो मैं उस पर किसी को ऐड नहीं करती जब तक मैं उस बंदे को पर्सनली ना जानूं। पता ना हो कौन है, क्योंकि अननोन ये एक वर्ड ऐसी कि अगर किसी अननोन को हम ऐड भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं, हमारी वो लीक आउट हो रही है, तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि हमने खुद किसी को दावत दी है कि आओ और हमारी इस चीज को लीक आउट करो। बिल्कुल अपने घर हम खुद बुलाते हैं। बिल्कुल वैसे जब हो हम गया। किसी तरीके से किसी चीज को चलेंगे तो कोई हमें नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेसी इसमें मस्ट रखें। लेकिन ऑप्शंस तो होते हैं हमारे प्राइवेसी के, वो तो और कुछ लोगों को नहीं पता होता ऑप्शंस को, प्राइवेसी को नहीं पता। हम लोग थे तो फेसबुक की तरफ इस तरफ नहीं जाते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में स्टार्ट एज में ही स्टार्ट कर देते हैं इस चीज को अच्छा, यूज आपने करना। देखा होगा कि जो उनकी छोटे छोटे बच्चों की फेसबुक डीपीएस लगी होती हैं, साथ शायरी लिखी होती है, Poetry। मतलब इतने मैच्योर हो रहे हैं बच्चे कि अपनी मासूमियत खो रहे हैं। हैरान हो रही इतना- है। ये एज ऐसी कि हमें अपना बचपन में गुजारना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि क्या? जब एज स्टेप वाइज आप चलेंगे तो जिंदगी आपको बड़े अच्छे तरीके से गुजरेगी। तो इसमें आपको लगता है कि वालिदैन का भी ही कसूर है? भी तो मैं नहीं कहूँगी। वालिदैन का कसूर तो नहीं है, हमारे पेरेंट्स का कसूर नहीं है, वो अनएजुकेटेड है। अब देखिए किसी पेरेंट्स को सेल फोन को उनको इतना नहीं पता, सोशल मीडिया और ये जो इस तरह के ऐप्स इंटरनेट को हमारे पेरेंट्स को नहीं पता इतना। तो हमारे पेरेंट्स का भी है और हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो लोग ना स्कूल में बच्चों को ट्रेन करें, इनको बताएं कि किस तरीके से आप लोगों ने यूज करना है। अब अमेरिका और यूरोप को ले लें, उनके बच्चे इस कदर ट्रेंड हैं कि अगर उनकी फॉर एग्जांपल कोई भी चीज हैक हो गई है तो विद इन अ सेकंड वो लोग रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो टेक्नोलॉजी एडवांस है, दूसरा उनके बच्चों की स्कूलिंग अच्छी है, सही। उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। लेकिन इसका सिरा कहाँ से पकड़े? हमारे तो पूरे माशरे में ये चीज फैली हुई है, हमें कहाँ से ठीक करना शुरू करें? हमें स्कूल से भी चाहिए और घर वालों को भी चाहिए कि बच्चों को ट्रेन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहती हूँ कि 14 साल से, मतलब एज लिमिटेशन रखें कि बच्चे को मोबाइल इस एज में देना है, उससे पहले ना दें। एक तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी 2-2.5 है, साल का बच्चा स्क्रॉल कर सकता है बिल्कुल। बड़े आराम से, बिल्कुल। टच फोन और वो उसकी हेल्थ के लिए खराब है।
क्योंकि आइज इफेक्ट और डिफरेंट डिजीज जो हो रही है ये किस Mental वजह से हो रही है, मेंटल हेल्थ। रात पूरी बच्चे सोएंगे नहीं, सेल फोन पे लगे रहेंगे, तो वो अपना टाइम किस पे वेस्ट कर रहे हैं, और उस वो क्या एक्टिविटी पे देख- कर रहे हैं जिसका फायदा भी नहीं है। बिल्कुल सही, अगर बिल्कुल तो कोई सही। फायदा हो तो फिर बेसिकली आप लोग यूज करो। ठीक। नहीं, मोबाइल एक काम की चीज है बट एक तरीके से यूज करें ना। अच्छा, हम ऐसे लोगों की साइकोलॉजी में जानना चाहूंगी, अगर शायद आपका राब्ता हो, जो साइबर बुलिंग करते हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करते, तंग करते हैं, उनके पीछे क्या उनकी सोच होती होगी? उनके पीछे उनके माइंड में कोई इस तरह की बात होती है कि हमने किसी को किसी तरीके से तंग करना है। अब उनके माइंड में नेगेटिव होती है, या तो उनके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट टेकन प्लेस हो चुका होता है जिसकी वजह से वो लोग करते हैं, या किसी से रिवेंज लेने के लिए करते हैं। ये भी होता है हमारे माशरे में तो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर लड़कियों का है तो वो उसमें आपको पता ही है कि जिस तरह वो करते हैं डिफरेंट उसमें, अगर कोई भी पिक्चर्स है उसको लीक आउट करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे, इवन कि वो पिक्चर उन्होंने नहीं दी हुई होती, जस्ट कहीं से पिकअप हुई हुई होती है। हमारी सेलिब्रिटीज हैं, इनकी पिक्चर्स लीक होती हैं। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ ना हम कह सकते हैं कि कोई बंदा महफूज नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें अगर जब हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो फिर हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमें सबसे पहले उसकी चीजें देखनी, अगर कोई भी हम चीज कोई ऐप यूज करें तो मुझे तो उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कोई ऐप यूज करनी है बिल्कुल। और तो उसके स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं इसको फॉलो करूं? देखिए, आप अगर फेसबुक ले रही हैं या स्नैपचैट है या इंस्टाग्राम है, कोई भी ऐप है आप यूज़ करें, सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, इसमें स्टेप्स क्या हैं, इसकी प्राइवेसी क्या है। ठीक है। तो मतलब इसमें प्राइवेसी में जाके सेटिंग में जाके उसकी सारी डिटेल चेक करें। ठीक है। कि इस ऐप को अगर मैं कितने ऑज यूज़ करूंगी, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है। कि इसमें कितनी ऑडियंस देख और सकती है। फेक आईडीज जो लोग बनाते हैं उनसे कैसे बचा जाए? खैर वो तो अंदाजा हो ही जाता है। फेक आईडी का ये है कि आइडेंटिटी थेफ्ट है जिसको कह रहे हैं आजकल, कि एक बंदा जो दूसरे बंदे के नाम पे फेसबुक बना रहा है, अब वो आपको पता है उसी मेरे बंदे नाम का से 3 आईडीज मैंने खुद देखी हैं। बिल्कुल उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट करें आपको जब पता चल जाए। रिपोर्ट कहाँ किया जाए? रिपोर्ट उसको ये कि आप अपनी फेसबुक पे लगा देना कि जो फेसबुक लेकिन अगर वैसे लीगल हेल्प कोई चाहिए हो, कोई आपको तंग कर रहा हो तो कहाँ जाया जाए? एफआईए के लिए, एफआईए के उनके पास जाके अपना वो सारा रिकॉर्ड दें, फिर वो आपसे पूरी डिटेल लेंगे कि आपने इसमें क्या किया, क्या कुछ है, तो फिर वो उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करेंगे आपके अकाउंट्स के बारे में। मतलब जो भी आप ऐप बना रहे हैं उसके जो रूल्स लिस्ट पे लिखे होते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो और करते हुए। किसी भी चीज को फौरन यस ना करें। अब देखिए हमारे पास कुछ लिंक्स आ रहे होते हैं ना, हम फौरन से उनको यस कर रहे होते हैं। अब आपको नहीं पता कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जा रही है, फौरन से जैसे हमारे पास आते हैं डिफरेंट मैं कह सकती हूँ कि लिंक्स हैं, उन लिंक्स को ओपन ना करें जब आपको पता ही नहीं। जैसे मैसेजेस वगैरह पे लिंक्स आते हैं और उसको क्लिक करें व्हाट्सएप तो पे भी फिर आ रहे होते हैं, WhatsApp डिफरेंट जगह पे भी आ रहे होते हैं। हाँ। अब फॉर एग्जांपल हम क्लिक करें तो वो हमारा डाटा अगले बंदे को इजीली वो यूज कर रहा है, तो इसलिए हमें चाहिए कि पहले देखें ये लिंक किस चीज का है। अच्छा, एक और बड़ी आपने अच्छी बात बोली कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का रुझान हो गया है, तशद्दुद बहुत ज़्यादा है, चाहे वो वर्बल हो चाहे फिजिकल हो। उसकी एक वजह ये भी है कि लोग बगैर तस्दीक किए जो है वो बात को आगे बढ़ा देते हैं, चेक नहीं करते किसने भेजी है, ये अभी की है, पुरानी है, फेक है, सही है। कितना सोशल मीडिया ने इसमें किरदार अदा किया हमारे माशरे को बिगाड़ने में इस हवाले से? सोशल मीडिया ने किरदार तो काफ़ी अदा किया, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किया, क्योंकि इस तरीके से ना कि हम पहले कोई बात हम अपनी पाकिस्तानी को हम कह सकते हैं बात सुनने से पहले फौरन हम रिएक्ट कर देते हैं। हमें चाहिए कि पहले कुछ तसल्ली से सुने, फिर देखें, फिर देन रिएक्ट करें। लेकिन हमारे में बर्दाश्त हमारे माशरे में इस कदर कम हो गया है कि हम लोग सोचने समझने के विदाउट ही स्टार्ट कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। ये नहीं पता कि जो हमारे अल्फाज हैं ये बड़े तरीके से हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, जब से सोशल मीडिया खास तौर पे यूट्यूब से लोगों ने अर्निंग करनी शुरू की है तो कंटेंट बड़ा खराब हो दे रहे होते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि किसी का मेरी ज़ाती ज़िंदगी में क्या इंटरेस्ट होगा। सुबह उठ के मैंने नाश्ता किया, हस्बैंड से लड़ाई होगी, वो चले गए, या दूसरी शादी कर रहे हैं, यही चीज़ें कंटेंट मिल रहा है, ये कौन लोग देखते हैं? ये लोग वो तो इस चीज़ को फेमस करने के लिए शुरू करते हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स बना देते हैं, अब उनको उस पर अपलोड कर देते हैं, और क्यूरियोसिटी जब करते हैं तो हमारी जो यूथ मिलियंस में फॉलोअर्स हैं भाई, इनके व्यूज आते हैं, वो लोग लाइक कर लेते हैं। हमारी आवाम जो वो तो इसमें ज़्यादा खुश होती है, इस तरह की स्टोरीज में इंटरेस्टिंग लेती है, तो आपको पता ही है। अच्छा, इतनी तहजीब से गिरी हुई बातें होती हैं व्यूज लेने के लिए कि हैरत होती है कि फैमिलीज है जो पूरी यूट्यूब चैनल बना रही हैं, कमा रही हैं, लेकिन कमाने का जो तरीका है ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप फुटपाथ पे बैठ के अपने फैमिली इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कौन करता है? तो यू थिंक कि हमारा जो एक मेयार जिंदगी है, हमारी सोच है, वो गिर चुकी है? मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी के पर्सनलाइजेशन पे मत जाएं, किसी की जाती जिंदगी पे कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई हमारा लेना देना, कोई क्या करे हमें उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमें ये अगर उससे कोई बात है तो हमें उस तरीके से चलना चाहिए, बजाय कि हम किसी को पर्सनलाइजेशन करें, जाती जिंदगी पे किसी के ना सवाल उठाएं। कोई जो कुछ करे वो उसकी अपनी लाइफ है। मेरे ख्याल से कि जो अब किसी बंदे को अगर लेट डाउन करना हो ना, नीचा दिखाना हो, तो आप पर्सनल हो जाते हैं जब दलाइल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आपके 9 साल के टेन्योर में कभी ऐसा सोचा कि मैं क्यों इस फील्ड में आ गई?
नहीं, मुझे शौक था ज़्यादा, मैं अपने पैशन की वजह से आई हूँ। सही, घर से सपोर्ट मिली आपको? घर से काफ़ी सपोर्ट है, ये कि मदर ने, फादर ने, भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया। आपकी प्रोफेशन में साइबर क्राइम का लफ्ज़ आता है, क्राइम का लफ्ज़ वैसे ही बहुत इंसान को डरा इस तरह देता है, डरा तो उन्होंने कहा, घर वालों ने नहीं कहा कि भाई नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने जब कहा कि मुझे जर्नलिज्म में तो जाना है, क्योंकि जर्नलिज्म आप देखिए आजकल सहाफ़ी किस तरह हमारे यहाँ ज़्यादा ही हो गए हैं दिन ब दिन। तो मुझे साइबर क्राइम्स का ये था ना कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम जर्नलिज्म में कोई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसमें शौक हुआ कि मैं अपने आर्टिकल्स जो लिखती हूँ नेशनल हॉलैंड ट्रिब्यून में, तो उसमें भी मेरा यही होता है कि साइबर क्राइम्स का, इंटरनेट सेफ्टी का लिखती हूँ, सही। मोबाइल फ़ोन हैकिंग का लिखती हूँ, तो मतलब इस तरह सही, डिफरेंट इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जो बर्निंग इश्यूज। अच्छा, जो हमारे बैंक अकाउंट्स तक पहुंच जाते हैं हैकर्स, वो कैसे होता है? वो ये होता है कि हमारे जो हैकर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ना पहले तो उन्हें हमारा कोई ना कोई लिंक्ड आउट मिलता है, हमारा कोई पासवर्ड या एटीएम या कोई किसी अकाउंट नंबर के थ्रू किसी तरीके वो ट्रेस करते हैं। फिर वो उनके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर या सिस्टम जब उनको यूज़ करके हमारी जो मनी है उसको यूज़ कर लेते हैं ईजी से। जब हम अपना अकाउंट चेक करते हैं तो हमारे पास बैलेंस सिफर होता है, तो जब बैंक वालों के पास जाते हैं वो लोग कहते हैं नहीं, हमें तो नहीं पता, इसका कुछ भी नहीं है। अच्छा, नॉर्मली कोई ट्रांजैक्शन हो तो हमें टेक्स्ट एसएमएस आ जाता है। जैसे आप देखिए आजकल हमें जो टेक्स्ट आते हैं कि फौरन आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, हाँ, वो वो नंबर से आ रहा होता है। हालांकि आपको देखिए कि एचबीएल है या किसी बैंक का कोई नंबर्स नहीं होते, उनके दूसरे नंबर्स होते हैं, वो तो मोबाइल फोन सेल नंबर होते हैं कि हैक होके और इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप। अच्छा, टीवी पे जो गेम शोज होते हैं, बिल्कुल, उसके हवाले से मैसेजेस आते हैं कि आपने इतना इनाम जी, जीत तो लिया। पाकिस्तान कह रहे हैं, ये हाँ, बोल चलें। कर कह रहे हैं, इनका कह रहे हैं, डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, तो आपको ये नाम निकला, हालांकि वो हमारा निकला हुआ नहीं होता। डेफिनेटली वो लोग हमसे ही मनी का कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली। डिमांड। अच्छा, एक बहुत अर्सा पहले की बात है कि मेरा नई शादी हुई थी, कुछ कहा जी आपका ट्रिप, आपके हस्बैंड का ट्रिप है मलेशिया का। हमें बड़े खुश हुई, चलो ठीक है, इसी बहाने हम हनीमून पे चले जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने चाय शाय पिलाई, वाकई जी हम आपसे को 5 लाख आप दें हमें। मैं 5 लाख दे के आपके साथ जाना बेहतर है, हम खुद चले जाएं। ये ट्रैप था पूरा का पूरा ना। और ये कि लेकिन बड़ी एहतियात के साथ इस दुनिया में आप कदम रखें। इंटरनेट बड़ी खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना कि आपके पास एक 1 क्लिक अवे इन्फॉर्मेशन है, आप इससे सीख सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कि सिखा रहे हैं चैनल्स बना के, ऑरिगेमी हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्लासेस हैं, कुकिंग क्लासेस हैं। अर्न करने में भी कोई हर्ज नहीं है, आप घर बैठ के काम करें, लेकिन बी वेरी केयरफुल। जहाँ पे प्रोज कॉन्स हैं, जहाँ फ़ायदे व नुकसानात भी हैं। इसी हवाले से हम अमरीन चौधरी से बात कर रहे हैं, किस तरह से अपने अकाउंट्स को महफूज आप बना सकते हैं। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हैं तो 41022251 पे कॉल कीजिए। मैं दोहरा रही हूँ नंबर 0514102251 पे कॉल कीजिए और अपने एक्सपीरियंस बताइए, क्या हुआ था आपके साथ। अगर आप चाहते हैं तो नाम बताएं, और अगर नहीं चाहते तो बेशक भी नाम ना बताएं। सबसे हार्ट ब्रेकिंग कोई ऐसा क्राइम आपके सामने आया कि जिसने आपको हिला के रख दिया हो? मुझे तो ये जो टिकटॉक्स के इस तरह के क्राइम्स हो जो आजकल आई थिंक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये थोड़े लग रहे हैं कि ये हमारी सोसाइटी पे बुरा असर डाल रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान नस्ल को बिगाड़ने में इसका किरदार है। अच्छा, कुछ ऐसा पहले जो मीनार पाकिस्तान पे वाकया हुआ था, एक टिकटॉकर ने जो किया था, उसको इन्वेस्टिगेट किया आपने? एक मैंने फायर वाले को किया था। वो क्या हुआ था? जो आई थिंक मरगला की हिल्स पे उन्होंने पहाड़ियों पे आग लगाई थी, और वो जो वॉक कर रही थी, टिकटॉकर ने आग लगा दी थी और बकायदा वीडियो बना रही थी, वीडियो बना के वॉक कर रही, और फिर कह नहीं ये इंसिडेंटली हुई है, ये मैंने नहीं किया। तो वो आपने इन्वेस्टिगेट किया था? उसको किया था। उसमें ये हुआ था कि उसमें सारा उनकी टिकटॉकर्स का था, उन्होंने आग लगाई थी। आग लगाई थी। आफरीन है भाई वैसे वो अपने ना उसके व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को ज्यादा करने के लिए। आपको पता है कि हमारे यहाँ जब कोई अनहोनी होती है तो उसकी तरफ लोग ज्यादा जाते हैं, दूसरी तरफ इतना कम जाते हैं। तो लोगों की अटेंशन लेने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, गलत रास्ता हो या सही तरीका टिकटॉक ने उनका ये अच्छी बात है कि उन्होंने फौरन से इसको रिमूव कर दिया था ठीक है जी। कंटेंट को हम बात करें जी साइबर क्राइम के हवाले से, साइबर बुलिंग के हवाले से। यहाँ पे हमने लेनी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिए, आपकी कॉल्स हम इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल करें। आप देख रहे हैं K2 सहर विद रिदा इमरान। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर विद रिदा इमरान। और आज हमने कोशिश ये की है कि आपको एजुकेट करें और कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं कि जिसको आप फॉलो करके सोशल मीडिया पे एक सिक्योर एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। अमरीन चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। अमरीन जो हैं वो साइबर क्राइम पे काम कर रही हैं, आर्टिकल्स भी लिखती हैं, कंटेंट राइटर भी हैं। कंटेंट राइटर की तरफ अमरीन कैसे आना हुआ आपको? मुझे ज़्यादातर लिखने का शौक था, तो इसलिए फिर मैंने यूए की एक कंपनी कार्डसाक की, तो उनको कंटेंट राइटर उनके साथ उनको प्रोवाइड करती थी। ठीक है। उनके कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स और ये वो सारा कुछ उनकी ठीक लिख के देती थी। बिल्कुल। तो ये भी 7-8 साल हो गए आपको कि उसको कम हुआ, आई थिंक 2-3 इयर्स हुए हैं उसको। कंटेंट राइटर क्या होता है? जैसे तो राइटर का नाम तो हमने सुना था, कंटेंट राइटर को खास होता है? स्पेसिफिक होता है, जो आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड करना है, जैसे कोई आर्टिकल्स हैं, कोई कंपनी की वेबसाइट है, उसके पेज के बारे में, फिर वो डायरेक्टली सिर्फ एक उस चीज को हाईलाइट करना है। मतलब टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स पे लिखना पड़ता है। अच्छा, सही। रिसर्च करके। अभी हमने ब्रेक से पहले बात की थी जो
कंटेंट तैयार होता है यूट्यूब वगैरह के ऊपर, जो व्लॉगिंग की जाती है। एक और शोबा आ गया जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। ये लोग कौन है, ये कौन सी मखलूक है, मुझे ये बताइए। ये वो मखलूक हैं कि जो अपने आप को ना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे ना। ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से चाहते हैं कि ये लोग चाहते हैं तो हमारे व्यूज़ तो ज़्यादा होंगे ही होंगे, दूसरा उनकी अर्निंग का जरिया भी बन जाएंगे। ठीक है। दिन ब दिन वो लोग चाहते हैं कि दिन रात में ना हम लोग अमीर हो जाएं, और हो तो जाते मतलब कुछ हो भी जाते भाई हैं। उनको जो पीआर पैकेजेस आते हैं, या जब उनको किसी ब्रांड ब्रांड्स लॉन्च के पे आते बुलाया हैं जाता है प्रमोशंस के लिए, तो उनके तो नखरे खत्म नहीं होते। मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख भी हुआ एटीट्यूड देख के ऐसे लोगों का कि सोशल मीडिया की वजह से, जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे, उन्हीं को फिर ये लोग एटीट्यूड दिखा वो रहे लोग वो होते हैं। टाइम नहीं देते ना फिर उस चीज़ को। वो लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा फिर अपने आप को समझते हैं, कुछ फिर वो फील करते हैं ना इस चीज़ को। अच्छा सही। तो फिर नेक्स्ट इसके ये एक कमाई इसमें बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि जी एक टिकटॉकर ने मागला हिल्स में आग लगा दी थी, भी सेलिब्रिटी है बहुत बड़ी, बिल्कुल, और अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं ये लोग। चार्ज करेंगे बिल्कुल सही। डिफरेंट ब्रांड्स की शूट्स करके। लेकिन ये ना जब वो कोई भी बंदा है जब वो फेमस हो जाता है ना, तो फिर वो आपको पता ही है फिर उससे इजीली वो फिर अप्रोच करना नहीं होता। देखिए एक खास क्वालिटी मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ ये जो यूट्यूब्स के हम डिफरेंट चैनल्स हैं ना, इनको देखना चाहिए कि कोई ऐसा कंटेंट देखिए। अब फॉरेनर्स आप देखेंगे जितने भी कंटेंट्स हैं उनके यूजफुल होते हैं। हाँ, वो बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेटिव होंगे, कुछ बनाना बताएंगे आपको, कुछ एक्टिविटीज देंगे जो बच्चों के माइंड पे भी इम्पैक्ट करती है और माशरे पे भी। इसीलिए तो वो लोग हम लोग से ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हम लोग हैं, और वो लोग तो ज्यादा आगे हैं हम लोगों से। एक पूरे माशरे की सोच को की अक्कासी करता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे फॉरेनर्स की, तो इसका एक फायदा ये भी हुआ कि हमारे टूरिज्म को बड़ा फरोग मिला। बहुत से फॉरेन ब्लॉगर्स पाकिस्तान आए, उनको पाकिस्तान की नेचुरल जो ब्यूटी है पाकिस्तान में किस कदर है, उनको इसके बारे में पता चला कि उसको कवर कर सके। लेकिन मुख्तलिफ स्कैम्स का भी शिकार हुए। बिल्कुल, ये भी कोई ना कोई मुश्किलात का सामना रहा है जो भी आया है। तो इसलिए हमारे यहाँ फैसिलिटीज कम है, सही, इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है इतनी। बात हम करते हैं हमारे यहाँ, यानी कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं। सिस्टम का हिस्सा। हम किरदार क्या अदा करें कि थोड़ा बेहतरी आ जाए। हमें चाहिए ना कि हर बंदा जो है ना अपनी जिंदगी में ना पॉजिटिवली स्टेप। नहीं, वो तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। जैसे मैंने आपकी बुराइयां निकालनी, आपने मेरी बुराइयां, जो एक जर्नल में बात कर रही हूँ, हमारी सोच ही नेगेटिव है। अपनी सोच को हम लोग बदलें। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जो चीज हम सोचते हैं वही असर होता है, उसी चीज का अमल होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को देखना चाहिए कि पॉजिटिवली सोचें, थिंक पॉजिटिवली एंड एक्ट पॉजिटिवली। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर तो कैमरा की नजर होती है, क्या सोशल मीडिया पर भी कोई चेक एंड बैलेंस है? नहीं, सोशल मीडिया पे आई डोंट थिंक सो। क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पे होना तो चाहिए, लेकिन इतना नहीं है जितना कैमरा। जैसे अगर हम टीवी चैनल्स पे जाएं तो हम कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते, कैमरा जो अलाउ नहीं करता हमें। तो इसमें ये कि सोशल मीडिया में इतना नहीं है कि फौरन ये होता है लोग अपने ऐप से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो मतलब इस तरह से ये इतना उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है जितना अदर सोशल मीडिया। बट होना चाहिए, होना चाहिए, बट होना चाहिए, होना चाहिए ताकि कोई नेक्स्ट टाइम ऐसे स्टेप्स। बट आई थिंक हम एज अ नेशन इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम चेक एंड बैलेंस से बगैर अभी हम उस मरहले से गुजर हैं कि हमें मजीद सीखना पड़ेगा, सीखने के दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, अगर सीखना चाहें तो। सीखना नहीं, अगर सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल कुछ देर के लिए खराब हो जाए तो फिर जो तूफान बदतमीजी थोड़ी देर सब्र कर लें बजाय कि इस चीज को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अच्छा, जनरल से बात करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुख्तलिफ सेल्स बना के अपने एजेंडास को लोगों तक पहुंचाती हैं, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी? मतलब पॉलिटिक्स का ये है ना कि सियासत, आप देखिए नाम ही इस चीज़ के, जब इस पर कोई स्टेप लेते हैं तो उस पर डिफरेंट पॉजिटिव्स और नेगेटिव वो तो चीज़ें होती हैं। अब कोई भी है, अगर हमारी पार्टी अगर कोई रॉन्ग काम करे तो हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए, बजाय कि हम उसके फेवरिज्म में चले जाएं। अच्छे बुरे काम इस कंट्री में हर पार्टी कर रही है। अब ये स्टेप्स जो अच्छे ले रही है उनको भी हाईलाइट करना चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया है। अगर कोई बुरा काम कर रहा है या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि सियासत में जब हम आते हैं तो हमारे मुल्क पे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी पार्टी पे, क्योंकि वो पूरे दुनिया में अपने मुल्क को अपने रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए चाहिए कि हमें पहले सियासती नोज हाउस पता होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो पॉलिटिशियंस हैं इनको एजुकेटेड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इन्हें इस तरीके से पता होना चाहिए। वगैरह नहीं होती ना, मतलब जैसे कि आप जर्नलिज्म पढ़ के भी बिल्कुल, मैंने जैसे हम फिल्म मीडिया में नहीं किया हुआ, तो मीडिया में हूँ, मीडिया में। लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, उनके लिए ऐसा कुछ उनके लिए होना चाहिए, जिन्होंने मुल्क चलाना है होना चाहिए, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, जब वो लोग लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं तो हम उसको सुन नहीं सकते। आपका इत्तेफाक हुआ इस किस्म के एक्सपीरियंस का? हुआ, आई थिंक हार्डली वन टाइम पार्लियामेंट की विजिटर्स नहीं, तो उसमें ये था कि लैंग्वेज ये लोग नहीं यूज कर सकते, इनको को पता नहीं होता कि किस तरह कैमरे के आगे किस तरीके से बोलना है, क्योंकि हम लोगों को सुन रहे होते हैं ना। अब आप टॉक शोज में आप देख लें, अब उन टॉक शोज का मैं कहती हूँ हमें कोई फायदा नहीं है। फायदा उन चीज का कि हमारी आवाम को कोई फायदा मिले, हमारे यूथ को फायदा मिले, बच्चों को फायदा मिले, जो चीज हमारे माशरे पे असर पड़े। थोड़ी देर बहस करने के बाद प्रोग्राम खत्म होगा, फिर हमने वैसे रेटिंग आ जाएगी, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा देखने वालों पे वो कितना बुरा होता है। अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल थिंकिंग का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल,
क्या बोलेंगे क्या माशरती तो अदम बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त के अलावा ये कि हमारी सोच में इंतशार आ गया। बिल्कुल 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 आप एग्री करती हैं इस बात से? इसमें मैं ज़्यादा एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी एक अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। अब कोई भी बंदा उसकी ज़िंदगी में आसान नहीं होती, किसी फेज से वो भी किसी ना किसी से गुजरा हुआ होता है। तो बच्चों में ना सब्र खत्म हो गया, बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं कहती हूँ हमारे स्कूल्स में बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि आप किसी चीज़ को देखें तो उसको पॉजिटिवली आराम से रिलैक्स होकर करें। ज़रा सा कोई काम नहीं होगा तो बच्चे हाइपर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेंटली सिक हो जाते हैं। बिल्कुल सही। आप कोई मेंटली सिक होगा तो वो कोई बच्चा कैसे काम कर पाएगा? तो इसलिए ना कि हमारे बच्चों को ना हमें को ट्रेंड करना चाहिए, बिल्कुल सही। हमें बताना चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों ने लेकिन चलना घर है। वालों की बात कहाँ सुनते हैं? जो ट्रेंड होगा उसको फॉलो करेंगे, जो बिल्कुल। पीर प्रेशर होता है वो उसको फिर देखेंगे। सोशल मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी, फिर वो उस पे जो चीज़ देखेंगे वो ज़्यादा पिक करते हैं। बिल्कुल सही। चाहे छोटा बच्चा चाहे कोई बड़ा बच्चा, लेकिन वो उस चीज़ को पिक करते हैं, सही। वो देखते हैं। फिर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी कि आप लोग उस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करें जो बच्चों के फायदे के लिए हो, ना कि नुकसान के लिए ना हो। तो इस बिल्कुल तरीके सही, से बिल्कुल सही। अच्छा, आप मुझे थोड़ा जर्नलिज्म के हवाले से बताइएगा, इससे पहले कि मैं एक बड़ा डार्क सा क्वेश्चन करूं जो मेरे जहन में था, जिससे मैं खुद बड़ी खौफजदा हूं। आप इस फील्ड में आई तो क्या क्या क्वालिफिकेशन रही? आपने लाइक मास्टर्स किया? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर किया, फिर उसके बाद मैंने मास्टर पॉलिटिकल साइंस किया, फिर कहाँ? इस्लामाबाद से ही? इस्लामाबाद से। फिर उसके बाद मैंने रिफा इंटरनेशनल से एमफिल किया मीडिया में। सही। तो फिर इस तरह इसमें फिर मैं ठीक। जॉब इजीली मिल गई थी? जॉब मिल गई थी। शुरू से मैंने सच टीवी से एज इंटर्नशिप स्टार्ट की। ठीक। तो फिर इस तरह ये मैं इसलिए पूछूं कि वो तमाम बच्चियां या बच्चे जो प्रोग्राम देख रहे हैं और जर्नलिज्म लेकिन की ये तरफ आना हमारे चाहते यहाँ ना फेवरिज्म बहुत है। हैं। अच्छा से ये आप इस बोले, चीज़ दिल को- खोल के बोले। नहीं, इस चीज़ को मैं कह सकती हूँ कि जॉब्स का ना वहाँ पे जहाँ पे आप जाएंगे आपके लिंक्स होंगे तो आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये आपको इस चीज़ का हम लोग हर बंदे को पता है जो गुजर रहा तो होता है। आपको पता है, आपको लगता है कि ऐसे लोग जो टैलेंटेड है वो फिर पीछे रह जाते हैं, इनके पास कॉन्टेक्ट? टैलेंट हमारा पीछे रह जाता है। फिर आपको पता है वो लोग सामने आते हैं जिनके पास इस तरह की नहीं होती डिग्रीज, जो उस लेवल की नहीं होती, जो उस फील्ड की नहीं होती। तो फिर वो दूसरे बंदे ही सामने आते हैं, फिर जो टैलेंट है वो पीछे छुप के रह जाता है। तो कभी फील हुआ कि आपको वो हक नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था? नहीं, अब कभी इस तरह का नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक केटू टीवी पर तो आप आ गई मॉर्निंग शो। बिल्कुल एक्सपीरियंस अभी इस तरह का नहीं हुआ मेरे साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे करने का क्या इरादा है अमरीन? आगे इंशाल्लाह इसी को कैरी ऑन करना है। लेट्स सी कि क्या फ्यूचर है इसका साइबर क्राइम्स के हवाले से? बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी का है, साइबर एलओटीज का है, इंटरनेट ये सेफ्टी सब क्या का। चीजें हैं, ये मुझे बताएं। एलओटीज क्या होता है? एलओटीज होते हैं इसमें थिंग्स ऑफ हाइलाइट्स होती है, जो डिफरेंट थिंग्स होती है ना मीडिया से रिलेटेड होती है। साइबर सिक्योरिटी का ही होता है कि जैसे हमारे यहाँ ना जो सिस्टम्स हैं इनको सिक्योर करना। तो फिर इसका कि साइबर की वर्ल्ड में ना फिर इसका काफ़ी आगे लिंक्स हैं, इसका बैकग्राउंड है, क्योंकि अब दुनिया जो इंटरनेट पे चल रही है, बिल्कुल देखिए हमारी जो जिंदगी है वो डिजिटलाइजेशन पे आ गई है। हम लोग किस कदर फिजिकल डिजिटलाइज ऑफिस का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका खत्म, ऑनलाइन। जैसे आप देखिए कोविड के दिनों में ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था, तो उस चीज़ पे अब सारा कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग हम कर सकते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन आ गई है। है। ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूं, उसमें भी बड़े स्कैम्स होते हैं, Frauds, दिखाया कुछ और जाता है, different, आता कुछ और है, आता कुछ और है। प्लस फिर कहा जाता है कि जी अनबॉक्सिंग आपने नहीं करनी जब तक कि आप पेमेंट नहीं और करते। वो पेज ही रिमूव कर देते हैं। पेज रिमूव कर देते हैं। फिर वो हम उन Used लोगों से चीजें दे कांटेक्ट नहीं देते कर हैं। हम लोग उन लोग से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह ब्लॉक है। कर देंगे आपको। ब्लॉक कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि जब तक आप पेमेंट करेंगे तब आप डब्बा खोलेंगे? ये बिल्कुल, क्यों? मैं तो कहती हूँ कि आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। सबसे पेमेंट आपको बाद में करनी जब आप चाहिए। शॉपिंग भी करने जाते हैं तो पहले चीज़ तो देख लें कि क्या हाँ, चीज़ है जो आपने मंगवाई है, एज इट इज़ वही है भी कि नहीं। हमारे यहाँ ये भी बड़ा है ना। तो हमारे यहाँ ना कोई भी ऐप है ना, हम उसको ना पॉजिटिवली कम यूज करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पहले देखते हैं। शॉर्टकट ले लें, पैसा कमा बिल्कुल। लें, इस तरह से उस होता चीज़ है। के ना हम देखते हैं कि आप लोगों को फायदा तो हो जाएगा, लेकिन वो नुकसान तो अगले बंदे का ना, बेचारा जो पे कर रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो वो तो फिर, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे बहुत से मैं बताती चलूं कि ऐसे बहुत कॉल है जी कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? रफात बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। अच्छा, कैसे हैं आप? कोई सवाल करना चाहेंगे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपके प्रोग्राम बेहतरीन होते हैं केटू टीवी के। हम केटू टीवी हर टाइम देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया फात भाई, बहुत शुक्रिया। आपके मेहमान भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी गल्लां का सारा कुछ है। अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये कहना चाहूँ कि बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं होने चाहिए, किताबें होने चाहिए। किताबें होनी चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल जी। सही, बिल्कुल सही। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जो आपका मेहमान आता है बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्र लगाता है। किसी खास टॉपिक पे अगर आप चाहें तो हम प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको लगता है कि हमें करना चाहिए प्रोग्राम तो जरूर बताएं। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, प्रोग्राम अच्छा है। आपने- जो बेटी आई है आपके- बहुत अच्छी है, जो अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। हाँ जी अमरीन। अच्छा हाँ फातिमा, जी। आपके बच्चे हैं हाँ जी बच्चे हैं। तो वो सेल फोन से कितना दूर हैं या उनके पास सेल फोन है? नहीं, हमने उनको मोबाइल नहीं दिए।
बिल्कुल सही। हाँ जी, अच्छा, हम आपको क्या मोबाइल से उनको दूर रखते हैं। सही मांगते नहीं, जिद नहीं करते कि बाबा नेबर में बच्चों के पास हमसाये में है, मेरे पास क्यों नहीं है? नहीं, वो कहते रहे, जो कहते रहे, कंट्रोल में रखते हैं हम उनको। अच्छा, आपका ये बचपन बड़ा कैसा गुजरा और आपको कितना फर्क लगता है अपने बचपन में और आजकल के बच्चों के बचपन में? नहीं, उस वक्त तो मोबाइल का दौर ही नहीं था, मोबाइल है ही नहीं थे। हम सीधे स्कूल में जाते थे, जो भी पढ़ा तो हम कामना इतने नहीं पढ़े, लेकिन उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी। तो आपको लगता है कि इंटरनेट के फायदे ज्यादा हैं या नुकसानात ज्यादा हैं? फायदे भी ज्यादा है लेकिन नुकसान भी ज्यादा है। जो बच्चों के हाथों में मोबाइल आ जाता है ना, उसका बड़ा मसला गड़बड़ हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। कुछ और कहना चाहेंगे फात भाई आप? हाँ जी, कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ सवाल पूछना बस चाहेंगे? ये मेहमान आया, बच्ची आई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, अच्छी बातें कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बच्ची है ये। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, खुश रहिए, आबाद रहिए, थैंक यू जी। 4102251 पे कॉल कीजिए, साइबर क्राइम के हवाले से हम बात करें। अब आते हैं खवातीन का किरदार सोशल मीडिया पे और इंटरनेट में, उन्हें सबसे पहले किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? खवातीन का आप देखिए ना कि डिफरेंट हमारे पास केसेस जो है ना वो किस तरीके से आ रहे हैं कि जो खवातीन के सबसे पहले उन्हें अपने आप को सिक्योर करना चाहिए ना, सही, उन्हें इस तरीके से यूज करना चाहिए। अब हम जब किसी से भी अट्रैक्शन करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इस बंदे को हम पर्सनली जान रहे हैं या नहीं जान रहे, तो विदाउट उससे कोई लिमिटेशन रखें। सबसे पहले उसमें लिमिट रखें और बैलेंस रखें। बिल्कुल सही। जब आप किसी चीज़ में बैलेंस रखेंगे तो अपनी लिमिट्स जान देंगे तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो हमारे यहाँ खवातीन, आपको पता है, डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट भी डिफरेंट फील्ड्स में है, तो उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ को देखें, वो फॉलो करें, स्टेप्स को देखें, तब जाके करें, विदाउट ऐसे ना करें। अच्छा, हमने एक और मेहमान को दावा दी थी, वो कुछ मसरूफियत की वजह से आ नहीं सकी, और मेरी कोशिश थी कि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो साइकोलॉजिस्ट थी, कभी इंशाल्लाह आइंदा उनको बुलाएंगे। वो आज सुबह उनके मैसेज है कि वो आ नहीं सकी है। इनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए और इंसान का इस पर क्या असरात होते हैं, मेंटल लेवल क्या मेंटली उस पर क्या नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, उस पर हमने बात करनी थी। कॉल्स की आपका हम इंतजार कर रहे हैं, 4102251 पे कॉल कीजिए। और साइबर क्राइम्स के हवाले से, या अगर आप सोशल मीडिया की आपको एडिक्शन होगी, आप उसके आदी हो गए, और अगर आप उससे दूर होना चाहते हैं, ऐसे बहुत से रुझानात मैंने देखे हैं जो कि लोग तंग आके अपने आप को, अपनी ज़हनी सेहत को बचाने के लिए दोबारा एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं। अगर मुझे इसके एडिक्शन को ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँ अमरीन? सबसे पहले सेल फोन का इस्तेमाल कम कर दें। वही तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। उसको आप जब तक ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आएंगे। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ है ना, अगर आपके पास ज़्यादा देर के लिए होगी तो उसके फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है। आपको जब ज़रूरत हो तो उसको यूज़ करें, अदरवाइज मत करें। बिल्कुल सही। क्योंकि हर टाइम अगर हम एक चीज़ पे रहेंगे तो फिर हम, आई डोंट थिंक सो कि हम कुछ कर भी सकेंगे। बिल्कुल सही है। तो हमें इसको कम करना चाहिए। आपने इससे पहले कहा था कि आप LOT वगैरह पे भी काम करना चाह रही हैं, तो डू यू थिंक साइबर वर्ल्ड का इतना आगे फ्यूचर ब्राइट है कि इसका आप इसको कंटिन्यू करेंगी? इसका ये है कि फ्यूचर ये है कि ताकि हमें आगे मजीद जो है ना, जो ज़िंदगी हमारी है ना, कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स होती जा रही है। हमें नहीं पता कि अगले फेज़ में हम किस दौराहे से गुजरेंगे। तो इस और हर टाइम हमारे हाथ में सेल फोन होता है। अब हम एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जब हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसके बारे में तरीका नहीं पता होगा, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इस पर मजीद, तो ताकि कुछ इंफॉर्मेशन मिले, ताकि बंदा इजीली सिक्योर तरीके से रह सके और दूसरों को भी गाइड कर सके। इंटरनेट का एक और फायदा कह लें, या एक प्लेटफॉर्म जो और मिला, वो था मार्केटिंग का। बहुत से काम, ब्रांड्स का डिफरेंट एंटरप्रेन्योर जिन्होंने घर से काम करना शुरू किया, उन्होंने इसको प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, मार्केटिंग की, और अपने घर को चला भी रही हैं। लेकिन स्कैम भी इसके साथ साथ आए, फ्रॉड भी लोगों के साथ हुए। इससे कैसे अपने आप को बचाया जाए? कैसे मालूम होता है कि ये गलत है, सही है? अब फ्रॉड का ये देखिए, अब कोई भी अगर हम चीज़ ले रहे हैं, सबसे पहले रिव्यूज़ चेक कर लें उस पेज के बारे में कि ऑथेंटिक है या नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसे भी होते हैं कि बनाए हुए होते हैं लेकिन ऑथेंटिक नहीं होते, फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं। तो हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। अगर हम किसी ब्रांड से कोई स्टफ ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में इसका नाम है, ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं एग्जिस्ट करता। सही। तो ये इस तरह भी हो सकता है। बिल्कुल कि मतलब हमें सबसे पहले उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, बजाय कि हम अपने मनी जो है वेस्ट करें उस चीज़ पे। एक और सेगमेंट है, लोग चैरिटी के लिए जो काम करते हैं। बिल्कुल। जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हैं, वो फंड रेजिंग भी सोशल मीडिया के थ्रू करती हैं। इसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? इसके ये होता है कि आई थिंक मेरे ख्याल से लोगों के माइंड में ना डाउट रह जाता है कि हम अगर किसी को दे रहे हैं ना, तो वो कहेंगे क्या पता वो जो
जिन बंदों को लिए जैसे अब सैलाब की कह रहे हैं हमारी सिचुएशन है हमारे मुल्क में कि उन लोगों तक वो चीज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, तो उसमें ये होता है कि हमारे माइंड में ना डाउट रह जाता है कि क्या सही मुस्तहिक बंदे तक उसकी ये इमदाद पहुंची है या नहीं। तो बजाय कि अगर हम खुद जाके भी दें तो वो भी कर सकते हैं, वो बेटर है कि हम उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने किसी की हेल्प की है। तो उसमें ये है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम बात करें जी साइबर क्राइम के हवाले से, फिर से कहूँ कि हमें कॉल्स कीजिए 41022251 पे बात कीजिए। इस मुश्किलात का शिकार हम डेली होते हैं, लेकिन मुझे खवातीन इसकी ज्यादा शिकार होती है। जो खवातीन हमारी जो बहनें हैं, अच्छा एक मैसेज है जी हमारे पास। ओह टाइम खत्म हो गया, अच्छा सही है जी, तो उसका मतलब है कि टाइम अच्छा गुजर गया। मैं चाहूंगी इमरीन जो आप मैसेज देना चाहें तमाम देखने वालों को वो जरूर आप दे दीजिए। लास्ट में मैं देखने वालों को यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों को ना सबसे पहले अपने बच्चों को ट्रेंड करें, अदम बर्दाश्त जो है ना ये ख़त्म करें, माशरे में नेगेटिविटी मत फैलाएं, पॉजिटिव की तरफ जाएं। कोई ऐसे स्टेप्स लाएं कि हम माशरे की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें ताकि हम आगे बढ़ें। इस तरह की एक्टिविटीज़ मत करें कि हम मज़ीद पीछे की तरफ चले जाएं। बिल्कुल सही, क्योंकि मुल्क में आगे हालात इस तरह की, सिचुएशन इस तरह की, तो हमें अपने बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए। आई थिंक वी शुड ट्रेंड आवर किड्स फ्यूचर के लिए ताकि एस्पेक्ट्स उन्हें पता होने चाहिए। तो जनाब आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच चुके हैं, यहीं पे रैप अप करते हैं। अमरीन चौधरी हमारे साथ मौजूद थी। आज आपको एक आर्टिस्ट से मिलाया, आपको टोटके दिखाए, कुछ टिकटॉक्स आपके साथ शेयर किए। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो ये आपके अपने हाथ में, ज़िंदगी में कितना सुकून आप चाहते हैं। कल मिशी खान प्रोग्राम लेकर आएंगी, उनके साथ आप गपशप करेंगे, फिर पूरा वीक आपके साथ गाय बगाई मुलाकात होती रहेगी। मिलेंगे अगले हफ्ते उसके बाद, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, हैव अ ग्रेट डे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।